हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेक्चर अकेडमी पर। मैं सुमित ठाकुर। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं। पता है आपको पिछले साल मैंने 12th का सिलेबस एकदम अच्छे से सारा कंप्लीट कराया था, फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने 12th के सिलेबस को और इस बार विद पीपीटी पढ़ेंगे दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सकेगा चीजें प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हम। कितने चैप्टर आए लगभग आपके दोनों बुक में? लगभग 8, शायद इसमें 7, मतलब 15 चैप्टर टोटली आ रहे हैं, जिसमें आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल का, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और दोस्तों एकदम वीडियो मस्त बनने वाली है, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, रटना कुछ है ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, अच्छे चैप्टर पे जाएंगे, अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो एंड तक वीडियो तक बने रहना और ये वीडियो एकदम शेयर कर देना अच्छे से, ठीक है ना, लाइक कमेंट बढ़िया से कर देना, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, वैसे तो बनाऊंगा ही, पढ़ाना तो है ही दोस्तों, बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये है क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां? क्या बोल दिया भाई इसने। ठीक है, अब अच्छे से चीजों को समझते जाना, तभी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र मतलब अपना भारत की बात हो रही है। तो भारत का जब निर्माण हो रहा था, भारत क्या हो रहा था, इंडिया जब बिल्ड हो रहा था, तो उस टाइम क्या क्या चुनौतियां आई दोस्तों? जब हमारा नेशन बिल्ड हो रहा था तो क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा? क्योंकि आपको पता है 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के कंट्रोल में था। ठीक है, आजादी के बाद, और जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बहुत सारे रिसोर्सेज अंग्रेज अपने लिए यूज करते थे, सारा सिस्टम जो था अंग्रेज अपने लिए यूज करते थे। ठीक है, तो आजादी के बाद हम कैसे सिस्टम को चलाते हमें पता ही नहीं था भाई। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, एजुकेशन वगैरह थी नहीं, किस तरीके से हमने इतनी मेहनत से डेमोक्रेसी को, ठीक है, एस्टेब्लिश करा, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो ये सब चुनौतियां, डेमोक्रेसी भी एक टाइप की क्या बनी थी उस टाइम चुनौती, क्योंकि डेमोक्रेसी उसी देश में दोस्तों फॉलो हो सकती है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो। ठीक है ना, अब लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे, तो एजुकेटेड बंदे नहीं थे। तो यही सारी चुनौतियां हम इसमें डिस्कस करने वाले कि राष्ट्र के निर्माण में, मतलब टॉपिक हम चैप्टर का मतलब हमें समझ आ गया कि इंडिया के निर्माण में क्या क्या चैलेंजेस आए। ठीक है ना, तो चैप्टर समझ आ गया सबको। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं 15 अगस्त 1947 दोस्तों। बात आती है नेहरू जी की। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि आपसे पूछेगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये एक टाइप की स्पीच थी जो किसके द्वारा दी गई थी? नेहरू जी के द्वारा। इसको हिंदी में बोलते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इंग्लिश में याद करना आप लोग। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये किसके द्वारा भाषण दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया था? 14-15 के अगस्त जो था आपका, अगस्त का टाइम चल रहा था, उसकी मिडनाइट को ये क्या करा गया था दोस्तों? संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, क्योंकि संविधान सभा बन रहा था भाई, तो संविधान को संबोधित, संविधान सभा को संबोधित करते हुए क्या दिया गया था भाई? ये आपका एक भाषण दिया गया था, एक स्पीच दी गई थी। ठीक है ना, संविधान सभा समझ गए ना? संविधान सभा, सभा मतलब असेंबली, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप बैठता था जो कि संविधान बना रहा था, इसलिए नाम क्या रखा गया? संविधान सभा। क्लियर हुआ इतना? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भाई क्या कहती। तो पहले हमने नॉर्मली समझा कि जो नेहरू जी थे उन्होंने एक भाषण दिया था, भाषण का नाम क्या था भाई? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अच्छे से करना, क्या याद ही हो गया? जल्दी से बता दो कमेंट में भाई नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया था बिना देखे। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और हिंदी में बता दो जल्दी से, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। क्लियर हुआ इतना सबको एकदम अच्छे तरीके से? ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे की तरफ। ये तो मैं समझ आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, इतना हमें समझ आ गया। अब दोस्तों क्या हुआ, देश आजादी से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारे नेता थे, सारे लीडर्स जो थे, चाहे हिंदू लीडर, मुस्लिम लीडर, जितने भी सारे लीडर थे, वो 2 बात पे सब सहमत थे। मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और सभी बड़े बड़े लीडर 2 बातों पे सबकी सहमति थी। क्या क्या? कि देश आजाद होते ही देश में क्या रहनी चाहिए? डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए भाई, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं चलेगा, कोई तानाशाही डिक्टेटरशिप, कुछ नहीं, देश में क्या रहेगी? डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद सभी जो गवर्नमेंट होगी सबके भले का काम करेगी। ठीक है ना, सबके भले का कार्य करेगी गवर्नमेंट। ये 2 पे सारे नेता राजी थे एकदम, कि ये 2 बात पे सब सहमत थे। अभी बहुत सारी बातें होगी, उसमें बहुत बहसें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जो आपके उसमें दे रखा है हिस्ट्री की 3rd वाली बुक में, एंड वाली बुक में, संविधान सभा। अगर नहीं देखी तो जाके वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बता रखा है कि किस तरीके से हर चीज पर बहस होती थी। कोई भाषा की बात आई उस पर भी बहस चल रही है। मतलब एक ही पार्टी के थे, सारे बंदे थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन विचारधारा सबकी, आइडियोलॉजी क्या थी? अलग अलग थी, तो सब बहस करते थे एक मुद्दे पे। बट ये एक ऐसे 2 मुद्दे थे जिस पे कोई बहस नहीं है, तो होगा भाई क्या क्या? डेमोक्रेसी होगी, यानी लोकतंत्र, और दूसरा सरकार जो होगी वो क्या करेगी भाई? सबके भले का काम करेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज तो मेन था, सरकार सबके भले का कार्य करेगी। चलो अच्छे समझ आ गया होगा, नोट कर लो दोस्तों इसे, कि 2 बातों पर सबकी सहमति थी। एक तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट जो होगी सबके भले का काम करेगी। क्लियर हुआ इतना दोस्तों सबको?
हो रहा होगा। चैप्टर बिल्कुल ईजी है दोस्तों और एकदम कहानी के रूप में पढ़ना है, कोई बात ही नहीं है, सब कहानी के रूप में पढ़ेंगे, रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना। देखो रटने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें याद भी होगा। नेहरू ने कौन से भाषण दिया था भाई 14-15 अगस्त की मिडनाइट को संविधान सभा का संबोधित करते हुए, जल्दी से बताओ। टेस्ट भी डस्ट नहीं दिया था, देखो याद है। दो बातों पर सारे सहमत थे, तुम्हें पता कौन कौन सा? डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश के अंदर, और दूसरा क्या है? सरकार जो करेगी सबके भले का काम करेगी। देखो तुम्हें याद है, रटना कुछ भी नहीं है। अब समझो, देखो इंडिया के 3 चैलेंजेस थे, ठीक है। जब भारत का निर्माण हो रहा था तो हमारे सामने 3 सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें से एक आपको बता चुका हूं, क्या? डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती। क्यों? एजुकेशन ही नहीं थी इतनी ज्यादा। अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे तुम, एजुकेशन सिर्फ 15% लोग एजुकेटेड थे। कितने परसेंट? ओनली सिर्फ 15% लोग एजुकेटेड थे भाई। ऊपर से यूनिटी, एकता के सूत्र में बांधना सबको, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की मांग हो गई थी, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो गई थी भाई, वहां पाकिस्तान बना दिया गया, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान और आपका ईस्ट पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बन गए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था दोस्तों, सबको यूनिटी। आपको पता है इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला देश है। डाइवर्सिटी का मतलब, विविधता का मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो। अब 4 गली बार जाओ कोई बिहारी बोलेगा, फिर जाओ कोई बंगाली की कोरबे, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, अलग अलग खाना खाया जाता है। आप जब केरल जाओ वहां कुछ और चलता है, बिहार जाओ वहां कुछ और चलता है, लिट्टी चोखा वगैरह, दिल्ली आओगे बर्गर। तो अलग अलग जगह पे क्या चलती है? अलग अलग चीजें चलती है। तो इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करना, अलग अलग धर्म को फॉलो करना, तो ये सब क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी। तो एकता बनाए रखना, इन सब में यूनिटी बनाए रखना, ये बहुत मुश्किल पड़ रहा था, ठीक है ना। पहला ये यूनिटी बनाए रखना बहुत मुश्किल था। समझ आ गया क्यों मुश्किल था? क्योंकि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। एक धर्म तो अलग हो ही गया था, कौन सा? आपका पाकिस्तान हो गया था, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जाए थी वो पाकिस्तान बन गया। दूसरा, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। अच्छा, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना यानी स्थापित करना क्यों मुश्किल हो गया था? क्योंकि एजुकेटेड कितने परसेंट थे? सिर्फ 15%। 85% दोस्तों एजुकेटेड नहीं थे, ये सबसे बड़ा कारण। तीसरा, आपका इक्वली डेवलपमेंट करना। आपको पता है सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए थे किन्ने? अंग्रेजों ने। और बिल्कुल भी इंडिया उस टाइम एक डेवलपिंग भी कंट्री, अब है, पहले तो डेवलपिंग ही नहीं कह सकते थे, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था। तो जल्दी से जल्दी क्या करना? डेवलपमेंट करना, और सब में इक्वल डेवलपमेंट करना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी, ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे दोस्तों। किसके लिए? हमारी सरकार के लिए और हमारे भारत को बनाने के लिए, ठीक है ना। 3 बहुत मुश्किल चीजें थी। समझ आ गया सबको? लिख लो जल्दी से दोस्तों इसे। क्या था? हिंदी वाले लिख लो जल्दी। एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? लोकतंत्र को स्थापित करना। वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो अगर समझ आ रहा हो अच्छे से तो। दूसरा, इक्वली डेवलपमेंट करना, समान विकास। चलो हिंदी इंग्लिश वाले कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको एकदम इक्वली सारी चीजें समझ आएगी। जल्दी से लिख लो इसे। हाँ, तो 3 चुनौतियां हमें समझ आ गई। 3 टॉपिक पढ़े अभी तक हमने, ठीक है। अब आ जाओ 2 नेशन थ्योरी। दोस्तों ये क्या था? द्वि राष्ट्र सिद्धांत। द्वि यानी 2, मतलब समझ गए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत, ठीक है, फिलॉसफी। अब एक मुस्लिम लीडर थे, आप सब जानते होंगे ना, जिन्ना, ठीक है। कौन थे मुस्लिम लीडर? जिन्ना, सब जानते होंगे भाई जिन्ना को। कोई कहते हैं इनकी वजह से ही भाई पाकिस्तान बना, सारी चीजें, बहुत सारे 10 मुंह होते हैं, 10 बातें होती है, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी वजह से क्या बना था? पाकिस्तान बना था। तो समझना, पहले जो इंडिया था, इन्होंने बोला कि इंडिया 2 कौमों का देश है। 2 कौम कौन से? एक हिंदू, एक मुस्लिम। जब 2 कौमों का देश है तो भाई हमें भी तो हक मिलना चाहिए। किन्ने बात बोली? जिन्ना ने बोला इंडिया 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। तो इसी कारण इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी, ठीक है ना। उस टाइम मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 12% थी दोस्तों, ठीक है। 88% ये थे हिंदू। तो इन्होंने बोला इंडिया जो है, किसने बोला भाई? किसका सिद्धांत था ये? जिन्ना का सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? कि इंडिया 2 कौमों का देश है। कौन कौन सा? हिंदू और मुस्लिम। इसी कारण हम पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान बनाओ, ठीक है। ये बात किसने बोली? जिन्ना ने, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको क्वेश्चन भी बताते हुए चल रहा हूं। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो फिर आप बताओगे द्वि राष्ट्र सिद्धांत जिन्ना द्वारा दिया गया था, और मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग बनी थी 1940। तो मुस्लिम लीग जो थी, इसके हेड ही थे जिन्ना। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना द्वारा बोला गया कि हिंदुस्तान जो है वो 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम, इसी कारण हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अब एक और नेता आते हैं आपके, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका कहना था
देखो इन्होंने क्या करी, इसी वजह से देखो यही बात लिखी हुई है, दिस इज द रीजन व्हाई देयर वाज अ डिमांड फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। इसी कारण किसकी डिमांड हुई थी भाई, पाकिस्तान की, ठीक है ना। दो राष्ट्रीय सिद्धांत के कारण किसकी डिमांड हुई, पाकिस्तान की हुई। तब फिर एक नेता आते जो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे, एक कांग्रेस और एक खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, बहुत फेमस नेता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो आपके नेता थे, आपको पता है, आपको ईस्ट वेस्ट में दिक्कत होती है, अगर नहीं होती तो समझो, ईस्ट हमारा सीधा हाथ होता है, वेस्ट हमारा उल्टा हाथ, नॉर्थ साउथ, ये तो सबको क्लियर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट हमारा कौन सा हाथ होता है, हमेशा हमेशा सीधा हाथ होता है। तो आपके जो ये नेता थे वो उत्तर पश्चिम के नेता थे, ठीक है ना, यानी वेस्ट और उत्तर। तो यहाँ के जो नेता थे वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी नाम से जाना जाता था। दोस्तों समझ आ गया अच्छे से। तो इन्होंने क्या करा था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, जो जिन्ना ने अपनी फिलॉसफी रखी थी, जो भी अपने सिद्धांत रखे थे, तो उनका विरोध करा किसने भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इसके साथ कांग्रेस ने भी इसका विरोध करा था, ठीक है। अब आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, जो भी हमने समझे। पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, भाग्यवधु से चरपति की भेंट किसने दी थी भाई, नेहरू। तो आपसे पूछेगा नेहरू ने कौन सी स्पीच दी या कौन सा भाषण दिया, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है 1 मार्क्स का, नोट कर लो, नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था, जल्दी से बता देना। दूसरा कौन सा बन सकता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, अभी हमने पढ़ा 2 नेशन थ्योरी, ये बात किसने रखी, तो आप बताओगे किसने भाई, जिन्ना ने। और ये क्या था, मैंने बता दिया, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, 1-1 नंबर का आपको बता रहा हूं अभी, सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, फिर आप बताओगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कौन सा आपका, ये 2 नेशन थ्योरी क्या थी। तो इतना ही हमने अभी तक पढ़ा है, जो कि आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एकदम दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं रटना है, आराम आराम से चीजों को समझना है, और कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। जब मैं साथ हूं तो कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, पहली बात तो। चलो अब आगे चलते हैं। अब समझो विभाजन जो था, विभाजन का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे, प्रक्रिया से, प्रोसेस से पहले समझेंगे विभाजन होता क्या है दोस्तों। विभाजन का मतलब क्या होता है, जब आपने सुना हो कोई चीज टूटती है, ठीक है, ब्रोक होती है, टूटती है, उसको क्या बोलते हैं, विभाजन। तो ऐसे ही हमारे इंडिया का विभाजन हुआ था, जब भी तो पाकिस्तान बनाया दोस्तों, इंडिया का जब विभाजन हुआ होगा, तो विभाजन का प्रोसेस क्या था, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ठीक है, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, विभाजन हुआ कैसे। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही मांग रखी अली जिन्ना ने कि भाई विभाजन होना चाहिए, ठीक है, हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, फिर क्या करा इन्होंने पहले तय करा कि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है। तो हमने देखा सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहां है, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन। और फिर देखा उन्होंने ईस्ट वाले इलाके में। तो इन दोनों को क्या बना दिया, इसको बना दिया आपका उल्टा सीधा हाथ क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान, और उल्टा हाथ पश्चिमी पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, किसके हिसाब से बने, पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसमें मेन क्या देखा गया दोस्तों, धर्म, जहां पे धार्मिक बहुसंख्यक, जहां पे मेजोरिटी ज्यादा थी मुस्लिम लोगों की, उसको क्या बना दिया गया, पाकिस्तान। कौन कौन सा पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। क्लियर हो गया। जो इंडिया था वो 2 हिस्सों में बटा, कौन कौन सा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और पाकिस्तान जो था 2 बने, कौन से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, विभाजन का आधार किसको बनाया, मतलब किस बेस पे विभाजन करा, तो आपका धार्मिक बहुसंख्यक। ओके दोस्तों, एकदम क्लियर हुआ, नोट करो इसको, विभाजन का क्या प्रोसेस था, एकदम अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। देखो तुम्हें यहाँ दिखा भी देता हूँ किस तरीके से विभाजन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। लाइक कमेंट जल्दी से ठोक दो, जल्दी करो भाई, लाइक कमेंट करो, आराम से शेयर करो वीडियो को, समझो। देखो अभी हमने बोला विभाजन का प्रोसेस, तो हमें यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है भाई, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा। 2 जगह पे दिख रही है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। तो इसको बना दिया कौन सा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और इसको क्या बना दिया आपका, सॉरी, इसको पूर्वी पाकिस्तान, उसको पश्चिमी पाकिस्तान। इसको क्या बनाया भाई, पूर्वी पाकिस्तान। और इसको कौन सा पाकिस्तान बना दिया, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया आपका, और ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया। क्लियर हो गया आपको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान क्या था, एकदम अच्छे तरीके से। और ये आज जो था ये 1971 में आजाद हो गया था, जिसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया आपका, बांग्लादेश। समझ आ गया दोस्तों आपको, बांग्लादेश नाम पड़ा इसका। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। ये विभाजन का प्रोसेस क्या था दोस्तों, वो भी क्लियर हो गया। और 2 पाकिस्तान बने हमें, वो भी क्लियर हो गया। आपको एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो जीरो से ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अब बात करते हैं, विभाजन हो गया प्रोसेस, चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब इसका
रिजल्ट क्या निकला विभाजन का, जो ये पार्टीशन हुआ है इसका रिजल्ट क्या है भाई, रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो अब रिजल्ट पे काम करते हैं, अब ध्यान से सुनना इसका रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहला जो अल्पसंख्यक लोग थे, आपको पता है सबसे ज्यादा कठिनाई उसको सहनी पड़ती है जो अल्पसंख्यक लोग थे। अब आप कहोगे कैसे है भाई, तो आपने यहाँ पे देखा होगा यार, एक छोटी सी बात है, सिर्फ इसी जगह मुस्लिम रहते थे क्या बस, हैं, या फिर सिर्फ इसी जगह हिंदू रहते थे। यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, मुस्लिम लोगों की, लेकिन थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदू। मान लो यहाँ पे हिंदू रह रहे और इन सब में कौन रह रहे, मुस्लिम। अब यहाँ पे मान लो इतनी जगह पे हिंदू रह रहे, बाकी सब में कौन रह रहे, मुस्लिम रह रहे। यहाँ पे मुस्लिम रह रहे और इतनी जगह में कौन रह रहे, हिंदू रह रहे। तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक की मतलब क्या होता है, कम। तो कम लोगों को सबसे कठिनाई सहनी पड़ी, क्यों। अब इस मुस्लिम को कहाँ जाना था भाई, पाकिस्तान जाना था। ठीक है, इस हिंदू को कहाँ आना था, यहाँ आना था, बट आने नहीं दे रहे थे, इनके साथ मार काट कर रहे थे, इनको मार रहे थे। जो भी पूर्वी इलाके में जो भी हिंदू दिख रहा था उसको क्या करा था, मारा जा रहा था। ठीक है, और हिंदू भी कम नहीं थे, जहाँ पे जो भी मुस्लिम दिख रहा था उसको मारा जा रहा था, गलत बिहेव करा जा रहा था उसके साथ। तो ये सारे प्रोसेस चल रहा था दोस्तों। तो इससे हमें एक पॉइंट समझ आ गया, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उसके साथ क्या करा जा रहा है, बुरा बर्ताव करा जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा कठिनाई कौन सह रहा है, आपका अल्पसंख्यक लोग। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। सेकंड, अपने ही देश में लोग विदेशी हो गए दोस्तों। पता चला कि कल क्या होने वाला, पार्टीशन होने वाला है, हिंदू वहां पे पाकिस्तान वाले इलाके में, ठीक है, मुस्लिम भी वहां पे। अभी वो सोच रहा है ये क्या है, भारत, लेकिन कल उसे पता लगा ये क्या बन गया, पाकिस्तान। तो एकदम से लोग क्या हो गए, विदेशी हो गए। ठीक है, अपने देश के अंदर ही। तीसरा, बड़े स्तर पर विस्थापन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। तो कितने, लगभग 14 मिलियन से 18 मिलियन लोग क्या हुए, माइग्रेट हुए, एक जगह से दूसरी जगह गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा विस्थापन इसे बोला गया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेशन किसे बोला गया भाई, इस वाले जो भी इंडिया के अंदर माइग्रेट हुए थे लोग। ठीक है, धर्म के नाम पर मारकाट हुई है, तो आपको पता है हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे थे, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे थे। तो नॉर्मल सी बात है कि धर्म के नाम पे क्या हुई थी, बहुत ज्यादा मारकाट हुई थी। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, द चाइल्ड वार सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, मतलब जो चाइल्ड थे वो अपनी मदर से क्या हो गए भाई, सेपरेट हो गए, यानी अलग हो गए। ठीक है, द वुमेन वेयर फोर्सेड इनटू मैरिज एंड मिसडेट्स, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्ती फोर्स करके उनसे क्या करी जाती, शादी करी जा रही थी, और उसके बाद उनके साथ बहुत ज्यादा कुकर्म करे गए, गलत काम करे गए दोस्तों। ठीक है, रेप वगैरह इस टाइप से सारी चीजें हुई। तो पांचों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। अच्छा जल्दी से बताओ, पहला पॉइंट क्या था, अल्पसंख्यक लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ। धर्म के नाम पर क्या हुई, बहुत ज्यादा मारकाट हुई। जो बच्चे थे वो अपनी माँ से क्या हो गए भाई, अलग हो गए। ठीक है ना, और लोगों को अपने देश में कैसा फील होने लग गया, विदेशी वाला। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़े जो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ा विस्थापन हुआ इंडिया के अंदर, 14 से 18 मिलियन लोग क्या हुए, एक से दूसरी जगह गए। देखो ये चीज मैंने लिखी हुई है, बच्चे जो थे क्या हो गए, अपनी महिलाओं के साथ जबरन शादी करी जा रही थी और कुकर्म करे जा रहे थे। ठीक है ना, और बच्चे क्या हो गए थे, अपनी माँ से बिछड़ गए थे। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, हर चीज का जैसे पार्टीशन होने के बाद जगह तो मिली, बाउंड्रीज तो सबको मिली, लेकिन उसके बाद जितना भी सामान था, इंडिया का जो सामान था उसका भी पार्टीशन हुआ। एग्जाम्पल फॉर टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पुलिस, आपका डिवाइस, आर्मी वगैरह। ठीक है, इस सब का भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, चीजें क्या हुई बटी, कुछ पाकिस्तान को मिली, कुछ परसेंट जितनी वहां की पॉपुलेशन है, और कुछ परसेंट इंडिया को मिली। तो इन सब चीजों का क्या हुआ दोस्तों, इस सब चीजों का भी आप कह सकते हो विभाजन हुआ। ठीक है, चीजें उधर गई इधर आई, तो ये सारी चीजें हुई, चीजें क्लियर हुई। उसके बाद ये आपको बता चुका हूं कि 14 से 18 लाख यानी 14 से 18 मिलियन क्या हुए, जो पीपल थे वो डिस्प्लेस्ड हुए, माने एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है ना, तो 1 मिलियन की उसमें से क्या हो गई थी दोस्तों, डेथ हो गई थी। लगभग 10 लाख लोग इसमें क्या हो गए थे, मर गए थे। अब पता है एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, इतनी दूर जाओगे, तो कई लोग इसमें क्या हो गए थे, मर गए थे। लगभग कितने लोग मर गए थे दोस्तों, 14 मिलियन अगर माइग्रेट हुए तो 1 लाख मर गए, 1 मिलियन मर गए थे। मतलब 10 लाख लोगों की इसमें क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद और बहुत भयानक स्थिति बन गई थी इंडिया की, बहुत ज्यादा। तो बहुत दुखदायी कहानी थी, और इस कहानी में अब एक हीरो आता है आपका, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि देश आजाद होने के बाद उन्हें पता है, उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये दोस्तों ने एकदम यूनिटी बना के रखी। ठीक है, सबको जोड़ के रखा, जितनी भी रियासत वगैरह थी, अभी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो विभाजन का प्रोसेस प्लस विभाजन के रिजल्ट आपको पता लग गए होंगे। अब हम बात करने वाले रियासत का विलय। ठीक है, मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट किस तरीके से, पहले ये समझो प्रिंसली स्टेट है क्या भैया, बोले जा रहे प्रिंसली स्टेट समझ ही नहीं है। अब चीजें समझना आप, अब अच्छे से क्लियर करते हैं क्या था ये प्रिंसली स्टेट। जैसे मान लो आपका इंडिया का कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ, साउथ, सीधा हाथ ईस्ट, और उल्टा हाथ वेस्ट। और आपकी साइड से क्या हो जाएगा, ईस्ट ये हो जाएगा और वेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी साइड से ईस्ट यही है, कंफ्यूज मत होना। अब मान लो कुछ जगह जहां पे मैंने स्टार बनाया, यहाँ पे राजा वगैरह का रास्ता, जहां पे मैंने स्टार बनाया यहाँ पे किसका रास्ता, राजा का, जिसको हम रजवाड़े बोल सकते हैं। ठीक है, रजवाड़े बोल सकते हैं। उसके बाद आपका देसी रियासत बोल सकते हैं।
प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर। अब जहां पे मैंने हल्का हल्का गोला बनाया है, ठीक है, यहां पे राज हुआ करता था अंग्रेजों का, इसको बोलेंगे हम प्रांत यानी प्रोविंस। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रांत यानी प्रोविंस। अब तुम समझ रहे हो, जहां पे राजा वगैरह का राज है, रजवाड़ों का राज है, मतलब इस एरिया के अंदर राजा का कंट्रोल है, यहाँ कोई अंग्रेज का कंट्रोल नहीं है, यहाँ किसका? राजा कंट्रोल है। तो हमें समझ आया पूरे इंडिया के अंदर जो एक होता है ना एक्सटर्नल, पूरा कौन संभालते थे? अंग्रेज संभालते थे। और इंडिया के अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी हुआ करती थी जिसको प्रांत नाम से जाना जाता है, ये भी अंग्रेज ही संभालते थे। बट बहुत सारी जगह ऐसी थी जो राजा के कंट्रोल में थी, जिसको रजवाड़े बोला जाता है, जो लगभग कितनी थी? 565। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का कि कितने रजवाड़े थे, कितने देशी रियासत थे इंडिया के अंदर, तो 565 आपको लिखना है। उसके बाद ये जो प्रांत थे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये कितनी थी? 17 थी। समझ आ गया? इंडिया के अंदर 17 कितनी थी? प्रांत, जिससे 17 जगहों पे कंट्रोल अंग्रेज का था, पूरे इंडिया पे कंट्रोल अंग्रेजों का था। उसके बाद जो रजवाड़े ने यहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था राजा वगैरह का, जिसको बोला गया देसी रियासत। तो एक चीज समझ आ गई, देसी रियासत पे कंट्रोल किसका है भाई? राजा का। अब क्या हुआ? अंग्रेज गए भाई, जाते आते एक फूट डालनी होती, बस काम करके चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला भाई कि आपको रजवाड़ों को, क्योंकि रजवाड़े स्वतंत्र थे, अंग्रेजों का भी कंट्रोल नहीं था यहाँ पे, रजवाड़े क्या थे? स्वतंत्र थे। तो उसके बाद रजवाड़ों, उन्होंने बोल दिया अंग्रेजों ने कि आपको इंडिया में मिलना है, मिल जाओ, आपको पाकिस्तान में मिलना है, मिल जाओ, आपको स्वतंत्र, बस ये जो तीसरी लाइन बोल दी ना, यही गलत बोल दिया, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी रियासत है, जैसे एग्जांपल फॉर हैदराबाद, वो बहुत अमीर हुआ करती थी रियासत, उस टाइम उसकी अपनी जहाज, अपनी शिप, अपनी आर्मी, अपनी सारी चीजें हुआ करती थी, वो क्यों मिलेगा इंडिया में? तो वो उसने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। उसका भी आगे हम पढ़ेंगे। आपको ये समझ आया नहीं आया? जल्दी से समझ आ गया तो कमेंट करो और इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया भाई? चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो देखो हम यही बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनकी दोस्तों महत्वपूर्ण रोल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं सभी रजवाड़ों को मिलाने का। ठीक है, इन्होंने एक यूनिटी बना के रखी, सभी चीजों को यूनाइट करके रखा, तो इनका तो भाई एक रोल बनता है। इनके लिए कमेंट कर दो प्यारा सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कमेंट में। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों? अभी तो पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि ब्रिटिश इंडिया, आजाद इंडिया की बात नहीं हो रही, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रांत थे, प्रांत कौन थे? अंग्रेजों के कंट्रोल वाले, भूलना नहीं है कुछ भी। अंग्रेजों के कंट्रोल वाले कौन थे? प्रांत। कितने थे भाई? सॉरी दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है ना। प्रांत जो थे वो कितने थे? 17 थे। और जो देशी रियासत थी वो कितनी थी? 565। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17 प्रांत थे जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, देशी रियासत यानी राजा के कंट्रोल में कितने थे? 565। तो 565 में से बहुत सारी रियासत, लगभग 560 रियासत किसमें मिल गई थी? कुछ इंडिया में मिली, कुछ पाकिस्तान में, मतलब 560 मिल गई थी। उसके बाद जो 5 रियासत थी दोस्तों, ठीक है, अरे तुम पाकिस्तान वाले इलाके में भी तो राजा रजवाड़े हुआ करेंगे, वो उनसे मिल गए। ठीक है, जो इंडिया वाले में तो वो सारे किससे मिल गए? इंडिया से मिल गए। 5 रियासत मना कर रही थी, अभी डिस्कस करेंगे उस 5 रियासत पे। 5 ऐसी रियासत थी जो मना कर रही थी कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे। फिर उसको जो माने मुंह से, उसको मुंह से बनाया, जो हाथों से मानेगा उसको हाथों से। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यही था, जो मुंह से मानेगा प्यार से मानेगा, प्यार से नहीं तो हथियार से मानेगा, तो हथियार से मनाया, प्यार से नहीं माने तो ये चीज आपको क्लियर हुई? यहाँ तक ये पढ़ भी चुके थे, क्लियर है, कोई बात ही नहीं है। चलो आगे। यही दोस्तों 5 रियासत थी जो कह रही थी कि हम नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। फिर बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आजा बेटे, ऐसे नहीं मिलेगा ना, चल कोई नहीं, हम मिलाते अच्छे से। तो त्रावणकोर अभी कहां पड़ता है? तो आपका केरल, ठीक है, जूनागढ़ गुजरात, हैदराबाद आपको पता ही है, ठीक है, मणिपुर पता ही है, जम्मू और कश्मीर ये तो अच्छे जानते होंगे। बाकी ये मैंने बता दिया, जूनागढ़ पड़ता कहाँ पे? आपके गुजरात में, और त्रावणकोर केरल के अंदर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना। आज से आपको MDH मसाला नहीं बोलना, आज से आपको कौन सा मसाला नहीं बोलना? MDH। आज से बोलेंगे MTH। क्या बोलेंगे? MTH। अरे क्या बोलेंगे भाई? MTH। तो JJ कॉलोनी सबने सुनी होगी भाई, JJ कॉलोनी हर जगह चलती है, JJ कॉलोनी, ठीक है। इंडिया में तो, यहाँ तो जहांगीरपुरी में तो फेमस है भाई JJ कॉलोनी। तो JJ कॉलोनी में बिकने लग गया कौन सा मसाला? MTH। MDH नहीं, कौन सा? MTH। तो JJ कॉलोनी में कौन सा भाई मसाला बिकने लग गया? MTH। कौन सा मसाला? MTH। तो आपको एकदम ट्रिक से याद कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यहाँ देख लो, त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये कौन सी रियासत है जो इंडिया में मिलने से क्या कर रही थी भाई? इंडिया में मिलने से मना कर रही थी। इसको ट्रिक से याद करेंगे। JJ कॉलोनी में कौन सा मसाला बिकने लग गया? MTH। कौन सा मसाला? MTH। सबको याद हो गया, देखो JJ MTH। अच्छा, J से आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्लियर ही हो गया होगा, शॉर्ट में लिख देता हूं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लियर हुआ जैसे,
ठीक है। जे से आपका गुजरात में पड़ता है क्या, जूनागढ़, क्लियर हुआ, जूनागढ़। एम से आपका क्या पड़ा है, मणिपुर। टी से आपका त्रावणकोर, और ये आपका हैदराबाद। अब आप बताओ क्या आपको याद नहीं हुआ दोस्तों, अच्छे से याद हुआ। ट्रिक क्या थी, जे कॉलोनी में बिकने लग गया कौन सा मसाला, एमटीएच। जे से जूनागढ़, जे से जम्मू कश्मीर, एम से आपका मणिपुर, टी से त्रावणकोर और एस से आपका हैदराबाद। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया दोस्तों एकदम अच्छे से। चलो इसको नोट कर लो, जिसको ट्रिक समझ आ गई और कमेंट में ट्रिक के साथ बात रख दो अपनी जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई सबको, 5 रियासतें मिलने से मना। अच्छा हमने लाइन से ही पढ़ा है सारी चीजें, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि देश जब आजाद हुआ उसके बाद जैसे देश आजाद हुआ उस रात नेहरू जी ने क्या कर रखी थी भाई, अपनी बात रखी थी और एक प्यारी सी स्पीच दी, टेस्ट विद डेस्टरी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जब विभाजन का कारण कौन बना था, तो आपका जिन्ना बना था, अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद विभाजन का कारण हम सिर्फ जिन्ना को दोष नहीं दे सकते, बहुत लोग आते हैं उसमें, ठीक है ना, हम सिर्फ जिन्ना को नहीं बोल सकते। तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात रखी थी। और यहाँ वैसे मैं दोस्तों जो बुक में लिखा है मैं वो बातें रख रहा हूँ, मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा, ठीक है ना। जो बुक में लिखा है वो सारी मैं आपको बातें रख रहा हूँ, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो आराम से आपको ट्रिक वगैरह देकर पढ़ा रहा हूँ, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 2 नेशन थ्योरी की बात रखी, जिन्ना ने, जिस कारण क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग हुई। इसका विरोध करा खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्लस कांग्रेस ने। 1940 में बनी थी मुस्लिम लीग, जो कि जिन्ना उसके हेड थे, उसने भी मांग करी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि विभाजन का पार्टीशन का प्रक्रिया क्या थी, वो पढ़ा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के रिजल्ट क्या बने। फिर उसने पढ़ा हमने प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से मर्ज कर, किस तरीके से मिलाया, किसने, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट इन्हीं के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सहमति पत्र क्या था भाई, ये सहमति पत्र क्या समझ आ रहा है। अच्छा आपको दिख तो रही है सारी चीजें, एक बार देख लो। हाँ चलो बताओ मुझे सहमति पत्र क्या था। कह रहे हो सर ये तो मेरे को स्कूल की एप्लीकेशन लग रही है, आप सहमति पत्र बता रहे हो इसको। तो दोस्तों सहमति पत्र क्या होता था, जब भी कोई रजवाड़ा मिलना चाहता था, किससे, इंडिया में, जब भी कोई रजवाड़े इंडिया में मिलना चाहते थे तो उनसे एक सिग्नेचर होते थे प्रूफ के रूप में, ठीक है। एक सिग्नेचर होते थे, वो पूरा बनता था एकदम टाइप करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लेके पहुंचते थे, बुक में चेक करना, दे ले लेके पहुंच रहे हैं हर जगह, तो वो चेक करते थे, ठीक है ना। तो वो क्या था, तो समझ आ गया, सहमति पत्र जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ये इस पे क्या करते थे, राजा वगैरह सिग्नेचर करते थे मिलने के लिए, ठीक है। तो क्या समझ आया, राजा क्या करते थे भाई, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करते थे किसमें, इंडिया में मिलने के लिए। तो समझ आ गया भाई, राजा जो थे, जब ये सभी राजा क्या करते थे, हस्ताक्षर करते थे जो भी इंडिया में मिलना चाहता था, ठीक है। और ये किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लेके पहुंच जाते थे हर जगह। तो समझ आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन सहमति पत्र क्या है, ठीक है ना। राजा इस पे क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं जब कोई भी राजा इंडिया में मिलना चाहता था। अब देख लो एक बार ये है कहां भाई, तो देखो हमने पढ़ा था जे कॉलोनी में कौन है आपका, एमटीएच मसाला, ठीक है। जे कॉलोनी, जे से जम्मू कश्मीर पहला फर्स्ट मिल गया, ये रियासत मना कर रही थी, ठीक है। और आपका देखो दूसरा कहाँ है, हैदराबाद, देखो जो अब तेलंगाना ये मना कर रही थी, हैदराबाद पहले पढ़ा था। दूसरा आपका, तीसरा मणिपुर ये रहा दोस्तों, ठीक है। चौथा आपका कौन सा था, केरल, देखो ये रहा चौथी रियासत। 5वीं रियासत आपकी कौन सी थी, गुजरात, ये नहीं। तो ये 5 रियासत मिलने से मना करी थी, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, केरल, केरल में वो कौन सा, त्रावणकोर, और गुजरात में आपका जूनागढ़। तो ये 5 रियासत नहीं मिल रही थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलते आगे कंटेंट की तरफ। अब दोस्तों मजा आएगा, अब हमें बात करनी है कि भाई हैदराबाद को मिलाया कैसे। ये 5 रियासत नहीं मिली थी, 2 में ही पढ़ना, 2 का ही पढ़ना है, किसका, हैदराबाद वाले राजा का और आपके मणिपुर वाले राजा का, इन दोनों का पढ़ना और किसी का हमें नहीं पढ़ना, 3। और जम्मू कश्मीर का जब 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जम्मू कश्मीर का उसमें पढ़ेंगे। बाकी हमें इस 2 में पढ़ना है कि इन दोनों को कैसे मिलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलो सुनना ध्यान से। हैदराबाद जो था अभी प्रेजेंट का देखा जाए तो उसमें महाराष्ट्र भी आता था, आंध्र प्रदेश भी आता था, कर्नाटक भी आता था, ठीक है ना। तो ये तीनों उसमें आते थे अभी का हैदराबाद को देखा जाए, क्या क्या, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये तीनों से मिलकर पहले बना था दोस्तों हैदराबाद। इसकी खुद की क्या थी, शिप, खुद की आर्मी, खुद की ट्रेन, इसके पास खुद का सब कुछ था, भगवान की देन से इसको सब दिया गया था। और ऐसा बोला जाता था कि उस टाइम वर्ल्ड का सबसे 7वें नंबर पे इसका नाम आता था दोस्तों वर्ल्ड में, ठीक है। जिसको इसकी जो पोस्ट थी वो थी निजाम, ठीक है। वैसे इसको निजाम से ही जानते होंगे सारे, बट इसका रियल नाम था उस्मान अली खां, ठीक है। इसको बोला किस नाम से जाता था, निजाम नाम से। एक पोस्ट थी हैदराबाद की, निजाम। उसके बाद ये क्या कहा, बहुत प्रोस्पेरियस, यानी ये बहुत समृद्ध क्या था दोस्तों, रियासत थी, बहुत समृद्ध। समृद्ध क्या थी भाई, ये रियासत बहुत ज्यादा समृद्ध रियासत थी।
बहुत ज्यादा पैसे वाली रियासत थी, ठीक है, बस जनता इससे खुश नहीं थी और ये कैसा रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। बट फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी रेल लगाना स्टार्ट करी। दोस्तों देख लो, ये था इसका राजा, ठीक है, निजाम। ये स्वतंत्र रहना चाहता था बट इसको मिलाया फिर इंडिया में कैसे कैसे तो नवंबर 1947 एक डेट आती है, नवंबर 1947, जिसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। यथास्थिति बहाल रखने का क्या होता है दोस्तों, एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर निजाम बात रखता है कि एक साल के लिए मुझे सोचने का टाइम दो, फिर उसके बाद मैं इंडिया में मिल जाऊंगा। बट ये दोस्तों दिमाग चलाने लगता है। एक साल के अंदर ये पाकिस्तान के जो आपके जिन्ना थे उससे बज्जे में लेने लगता है उसको, और जिन्ना को बोलता है कि मैं इंडिया से वॉर करूंगा और फिर मैं किस में मिल जाऊंगा, पाकिस्तान में मिल जाऊंगा, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो जिन्ना बोलता है कुछ पॉपुलेशन के लिए, कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, कुछ मुस्लिम ही तो थे हैदराबाद के अंदर, कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए मैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन यानी ईस्ट और वेस्ट वाला जो पाकिस्तान है इसको खोना नहीं चाहता, तो मैं आपके साथ वॉर में नहीं लड़ूंगा। मना कर देता हूं। मना करने के बाद ये क्या करता है, इसको कोई ऑप्शन नहीं मिलता और बार बार बोलते रहते पटेल जी मिल जाओ मिल जाओ। तो क्या होने लग जाता है, ये बहुत ज्यादा अत्याचार करने लग जाता है तेलंगाना के लोगों पे, क्योंकि हैदराबाद में तेलंगाना में पड़ता था, तेलंगाना की महिलाओं वगैरह पे और वहाँ पे जितनी भी वुमेन वगैरह थी, ठीक है, और जितने भी फार्मर्स वगैरह थे, इनके साथ बुरा बिहेव करने लग जाता है। ये अपनी गैंग बनाता है जिसका हेड बनता है कासिम रिजवी। एक गैंग बनती है रजाकार। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रजाकार क्या थे, तो वो एक टाइप की क्या थी, गैंग थी, जो किसने बनाई थी, निजाम ने बनाई थी। इसका हेड कौन था, कासिम रिजवी। उसका सारे काम होते थे, जितनी भी वहाँ लूटपाट होती थी, जितने भी मर्डर होते थे, सब में उसका नाम आता था, किसका, आपके कासिम रिजवी का, सारे काम करा करता था। तो उसके बाद इन्होंने उसके अगेंस्ट यानी निजाम के अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अच्छा, किन्होंने करे, तो आपकी कहाँ की महिला, तेलंगाना के जो भी फार्मर थे, जो भी किसान वगैरह थे, और प्लस में वहां की जो कौन थी, वुमेन यानी महिलाएं, इन्होंने क्या कर दिया, विरोध स्टार्ट कर दिया। और बहुत बड़े लेवल पे विरोध हुआ दोस्तों। ये बात कान तक पहुंच गई किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। जैसे ये बात उनके कान तक पहुंची, उन्होंने क्या करा, नेहरू जी की ना सुन गए, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड लेवल पे नेहरू जी की छवि बहुत अच्छी थी। तो नेहरू जी ने बोला नहीं, चीजें हम आराम से करेंगे, आराम से रियासत को मिलेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भेजे में बात नहीं हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया सितंबर 1948 में। ऑपरेशन पोलो में अपनी सेना भेजी और सेना लड़ी किससे, आपके निजाम की सेना से, और निजाम की सेना उसमें हार जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत जाते हैं, और इसी तरीके से हैदराबाद रियासत को मिलाया जाता है। एकदम स्टोरी टाइप हमने एकदम पढ़ लिया दोस्तों अच्छे से। देखो, यही मैंने बताया कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आता था, उसका खुद का शिप, खुद की आर्मी, खुद की ट्रेन थी, बहुत ज्यादा समृद्ध प्रिंसली स्टेट था और इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। नवंबर 1947 में एक समझौता होता है जिसमें वो एक साल की मांग करता है। उसके बाद निजाम के अगेंस्ट क्या होने लगता है, प्रोटेस्ट होने लगता है। तेलंगाना के जो फार्मर थे और वुमेन, मतलब जनता खुश नहीं थी, क्योंकि एक गैंग बनती है रजाकार जिसका हेड होता है कासिम रिजवी। हिंसा, रेप, लूटपाट, हत्या, सारे इसके काम होते हैं। और उसके बाद सितंबर 1947, ठीक है, 1948 है दोस्तों, ये सितंबर 1947 नहीं है, इसको 1948 कर लेना, बुरबको 48 है ये, ठीक है, 1948 कर लेना। ऑपरेशन पोलो चलता है और इसमें क्या होता है, सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है कौन, आपका निजाम, और यहाँ पे हमारी जीत होती है। जिस तरीके से हैदराबाद को मिलाया जाता है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब हमें देखो मणिपुर में बस इसमें एक अंतर है कि मणिपुर की रियासत में राजा मिलना चाहता था, लेकिन हैदराबाद की रियासत में राजा मिलना नहीं चाहता था। वहां की जनता मिलना चाहती थी और यहाँ की जनता नहीं मिलना चाहती, राजा मिलना चाहता है। और अभी भी ये मणिपुर की जो जनता है वो नाखुश है, क्योंकि अभी भी वो अपने आप को भारत का नहीं मानती दोस्तों, भारत का हिस्सा नहीं मानती। मणिपुर के राजा का नाम था बोध चंद्र सिंह। क्या नाम था भाई, बोध चंद्र सिंह। इनको सहमति पत्र भेजा, इन्होंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, सहमति पत्र में मैं सिग्नेचर करूंगा, जितना भी इंटरनल यानी आंतरिक मामला होगा वो मैं संभालूंगा, और जितना भी एक्सटर्नल मामला होगा यानी जो बाहरी मामला होगा वो क्या करोगे, आप संभालोगे। तो ये बात किसने रख दी भाई, मणिपुर के राजा आपके कौन थे भाई, बोध चंद्र सिंह, ठीक है। राजा ने बात रखी कि आंतरिक मामला मैं संभालूंगा, एक्सटर्नल मामला आप संभालोगे। तो उस टाइम लचीलापन दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा आप चाहोगे वैसे होगा, बट सहमति पत्र पे साइन करो, हमसे मिलो। अब क्या हुआ, यहाँ की जनता बहुत ज्यादा दोस्तों नाराज हो जाती है, बोलती है ऐसे कैसे मिल गए, आपने हमसे पूछा नहीं, कोई चीजें करानी है ना, आपने मंत्रिमंडल से पूछा ना, कुछ भी नहीं सोचा आपने और ऐसे कर दिए। तो उसके बाद क्या कराता है, जून 1948 में एक इलेक्शन होते हैं, इसलिए बोला जाता है मणिपुर के अंदर सबसे पहले सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार वाले इलेक्शन होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब सारे भौमिक मतलब जो भी इंडिया की भूमि पर रहता है, अडल्ट यानी जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है ना, उसको मत करने का क्या है, अधिकार दोस्तों, ठीक है, सार्वभौमिक व्यक्ति मत अधिकार। तो सबको 18+ वोट करने का अधिकार है। तो ये सबसे पहले कहां पे हुए, आपसे पूछेगा तो सबसे पहले मणिपुर के अंदर हुए थे दोस्तों,
ठीक है, मणिपुर के अंदर हुए थे 1948, जून 1948। अब क्या हुआ, सब पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सब पार्टी चाहती थी वो इंडिया में ना मिले, कौन, मणिपुर, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि मिले। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पर दबाव बनाते गए, उसने बिना मंत्रिमंडल से पूछे सिग्नेचर कर दिया दोस्तों, उसने मंत्रिमंडल से कुछ भी नहीं पूछा, उसने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। और ये नाराजगी जो भी उस टाइम पे चल रही थी, ये आज भी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, मणिपुर में देखने को मिलती है इंडिया के खिलाफ, ठीक है ना। चीजें क्लियर हुई भाई, ये वाली मणिपुर को कैसे मिलाया गया, बिना मंत्रिमंडल से पूछे मिला दिया गया। अब दोस्तों आ जाओ, सारे मिल गए। अब पूरी कहानी हमने स्टार्ट करी थी कहाँ से, नेहरू जी के स्टार्टिंग से करी थी कि किस तरीके से मिलाया गया, कैसे सारी चीजें हुई, कैसे हमारा देश आजाद हुआ, रियासतों को कैसे मिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा मेहनत करके 5 रियासत नहीं मिल रही थी, उसमें से 2 को हमने देखा भी किस तरीके से मिलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। उसके बाद सब मिल गए, सारी चीज हो गई। अब क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े स्टेट थे, क्योंकि 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन में, नागपुर सेशन में बात रखी किसने, नेहरू जी ने बोला भाई कि कब 1920 में बोला था इस सेशन में, नेहरू जी ने बोला कि हम भाषा के आधार पर क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट बनाएंगे, ठीक है। जिस स्टेट में बिहार है, बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाएगी, मेजोरिटी पर्सन वही होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बात रखी नेहरू ने, कब रखी थी, 1920 नागपुर सेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता 1 मार्क्स का कि नागपुर सेशन कब हुआ, तो अब आप बताओगे 1920। तो एक फिल्म आती है दोस्तों 1920, ठीक है, डरावनी फिल्म, चैप्टर भी डरावना ही है, तो याद कर लो उससे। अब स्टार्ट करते एक और इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों मद्रास की, ठीक है। अभी तक 2 पढ़ी हमने, कौन कौन सी, हैदराबाद और मणिपुर को कैसे मिलाया गया। एक और इंटरेस्टिंग कहानी छोड़ते हैं अब हम मद्रास की, तो समझना मद्रास के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। बहुत बड़े नेता बने वहां पे, पोट्टी श्रीराम मुल्लू। अब देखो, अभी मैंने बोला 1920 के सेशन में बात रखी कि क्या होना चाहिए भाई, मिलना चाहिए इंडिया। अब सारे तो रियासत मिल चुके हैं, अब आप क्या बनाओ, भाषा के आधार पर क्या बना दो, राज्य बना दो। मद्रास के अंदर मांग उठना स्टार्ट होती है कि आंध्र प्रदेश बनाओ। क्या बनाओ, आंध्र प्रदेश, जो आज है दोस्तों। सबसे पहला देश भी यही बना था, अगर तुमसे कुछ बोले, सबसे पहला राज्य जो फर्स्ट राज्य था ये बना था, लास्ट राज्य तेलंगाना बना, लेकिन फर्स्ट राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे रहते थे तेलुगु भाषी लोग। कौन रहते थे मद्रास के अंदर, तेलुगु भाषी। तेलुगु भाषी लोग रहा करते थे कहाँ पे भाई, मद्रास के अंदर। और आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, अलग देश बनाओ, अलग देश बनाओ, अलग देश बनाओ। नेहरू जी बोल रहे हैं ठीक है बनाएंगे आराम से, उनको मतलब टाल रहे। एक बड़ा नेता आता पोट्टी श्रीराम मुल्लू, दोस्तों ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। पोट्टी श्रीराम मुल्लू एक नेता आते हैं, पोट्टी श्रीराम मुल्लू, पोट्टी श्री मुल्लू भी बोल सकते हो आप, ठीक है। पोट्टी श्रीराम मुल्लू ये एक बड़े नेता उभर के आते हैं, ये बोलते हैं कि नेहरू जी आप करो, ठीक है ना, बनाओ, जल्दी से बनाओ। मतलब मांग होती जा रही है, नेहरू जी रोकते जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर था दोस्तों। ऐसा इसलिए वो मना कर रहे थे क्योंकि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई थी, देखो उसको पाकिस्तान बना दिया गया, तो ये डर रहे थे कि धीरे धीरे क्या ना होने लग जाए। जहां पे पॉपुलेशन 1 बंदों की हो गई, वहां पे क्या हो सकती है, चीजें सेपरेट हो सकती है, चीजें अलग होती है। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे पहले के विभाजन से, तो मना कर रहे थे। और उन्हें पता था अगर मैंने किसी एक राज्य को बनाया और राज्य भी इस चीज की मांग करेंगे, और ऐसे ही हुआ, एक राज्य को बनाते और राज्य भी इस चीज की मांग करने लग गए कि भाषा के बेस पे हमारा भी राज्य बनाओ। तो पोट्टी श्रीराम मुल्लू बैठ गए भाई अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब भूख हड़ताल पे बैठते दोस्तों क्या हुआ, 56 दिन तक बैठे रहे। 56 दिन बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जैसे इनकी डेथ होती है, हिंसा स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और फिर क्या होता है, जैसे हिंसा स्टार्ट होती है, नेहरू जी को मानना पड़ता है और फर्स्ट देश बनाया जाता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों कोई भी आपसे पूछे पहला देश कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है ना। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से कि मद्रास में किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। नोट कर लो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी दोस्तों। भी बताओ, पोट्टी मुल्लू बेचारा मुल्लू मर गया यार, बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज का। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो वही हुआ जो भी हम सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि एक बंदा बना, एक राज्य बना। अब एक राज्य बनते हैं अब ये बोलने लग गए कि सब, अब धीरे धीरे पंजाब सारे राज्य बोलने लगे हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ, हमें बनाओ। तो फिर नेहरू जी क्या करते हैं, एक कमीशन बनाते हैं जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके नाम पे जाओ चीजें क्लियर हो जाएगी। पुनर्जन्म सुना है, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होना। तो राज्य पहले थे तो उसका क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ, यानी पुनर्गठन हुआ दोबारा से, ठीक है। छोटे करेंगे, बाउंड्री वगैरह बनाएंगे उसकी। जैसे मान लो पहले हैदराबाद बहुत बड़ा था, ठीक है। अब हैदराबाद में तेलंगाना काटा, और कोई राज्य काटा, और कोई राज्य काटा, इस तरीके से राज्य क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे एक भाषी लोग हैं, यहाँ पे एक भाषी, मतलब पहले सब लोग ही हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से चीजें डिवाइड हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, तो 1953 में। एक चीज समझ लो, 1953 बनाया गया। इन्होंने 3 साल जम के काम करा, सभी स्टेट में गए, सभी स्टेट की बाउंड्रीज, सीमांकन, यानी देखो भाषा के आधार पर, भाषा के बेस पर ही क्या करा इन्होंने, सीमाओं का निर्धारण करा दोस्तों, ठीक है ना। बाउंड्रीज वगैरह डिवाइड करी, जो जहाँ पे ज्यादा भाषा बोली जाती थी वहां पे क्या कर दिया, बाउंड्रीज को डिवाइड कर दिया। तो ये इसका काम था, ठीक है।
ये इसका काम हुआ करता था राज्यों का सीमांकन करना। चीजें समझ आ गई भाई। ये कमीशन क्यों बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए बनाया गया था कि ठीक तरीके से भाषा के आधार पर बाउंड्रीज को बांट सके। चीजें क्लियर हो गई। अब चलते आगे। ये बना कब था? तो 1953, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1953 में बना था। और फिर 3 साल इन्होंने, मैंने बताया, जम के एकदम काम करा दोस्तों। 3 ईयर इन्होंने अच्छी चीजें करी। फिर ये आ गए नेहरू जी के पास कि हमने सारी चीजें कर दी, बाउंड्रीज बांट दी, अब इसको क्या बना दो? एक्ट बना दो। 1956 में ये क्या बन गया दोस्तों? एक्ट बन गया। जो पहले एक कमीशन था वो धीरे धीरे क्या बन गया? एक्ट बन गया। और लगभग देखा गया तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे बनाई गई थी, ठीक है। नए स्टेट बने 14 और 6 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। किसके आधार पर बनी थी? ये भाषा के आधार पर दोस्तों, भूलना मत, भाषा के आधार पर। चैप्टर फिनिश होने वाला है एकदम, हमने अच्छे से एंड तक आ गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने चैप्टर को समझा। और दोस्तों बहुत मेहनत लगे, लगभग तुम्हें 35 मिनट 40 मिनट में कंटेंट मिल जाएगा, बट इसमें मैंने 7 घंटे पीपीटी को तैयार करा है, ठीक है ना। तो अच्छे से सारी चीजें करनी है आपको, अच्छे से नोट करनी है, लाइक कमेंट करनी है, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके जाना चैनल, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कौन कौन से देश बने। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बना 1960 में बॉम्बे। पहले बॉम्बे था, बॉम्बे से कौन टूटा? गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। अब आप बोलोगे ट्रिक, तो थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं इसमें। 1960 में बॉम्बे में सुबह उठते ही बोली जाती थी गुड मॉर्निंग। क्या बोली जाती थी? गुड मॉर्निंग। आज से आप भी अगर बॉम्बे जाओगे तो वहां क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। तो बॉम्बे से टूटा कौन? गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुड मॉर्निंग। जी से गुजरात और एम से महाराष्ट्र, ठीक है। देखो 1960 बी, ठीक है, बी यानी बॉम्बे। बॉम्बे में क्या बोली जाती थी? गुड मॉर्निंग, ठीक है। जी से गुजरात और एम से महाराष्ट्र, तो समझ आ गया। 1960 में बॉम्बे से टूटा गुजरात और महाराष्ट्र। फिर 1963 में बना नागालैंड, ठीक है। और 1972 में बना मेघालय। ये दोनों जो थे असम से टूट के बने दोस्तों। कहां से? असम से। असम से 1963 में बना नागालैंड और असम से 1972 में बना मेघालय। 1966 में पंजाब से टूटा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, एच, ठीक है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश कब टूटा? 1966 में पंजाब से। याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर 2000 के अंदर खंड खंड वाले टूटे। कौन कौन से? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो खंड खंड वाले टूटे कब भाई? 2000 के अंदर। और 2 जून 2014। इतने एग्जाम्पल बहुत है, इतना लिख दिया आपने, बहुत ओके हो जाएगा। 2 जून 2014 मतलब लास्ट स्टेज कौन सा बना? लास्ट वाला आपका तेलंगाना, ठीक है ना। लास्ट वाला ये बना, एकदम एंड वाला इसे कह सकते हैं। अब देखो आपको चीजें याद हो गई होगी, मैं बताता हूं। आओ सबसे पहले चीजें क्लियर करें, एंड चल रहा है। 1960 के अंदर बॉम्बे से कौन टूट के बना भाई? गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आपका जी से गुजरात और एम से महाराष्ट्र, ठीक है ना। बॉम्बे से टूटा गुजरात महाराष्ट्र। 1963 में क्या बना? नागालैंड बना आपका, ठीक है। 1972 में आपका क्या बना था भाई? मेघालय बना था, ठीक है। उसके बाद 1966 में आपका पंजाब था, अरे था ना। पंजाब से कौन सा टूटा? एस से हरियाणा, एस से हिमाचल प्रदेश। और एंड वाला आपका बच गया 2014 वाला, 2 जून 2014 आपका तेलंगाना। क्या आ गया भाई यहाँ पे? तेलंगाना। और सबसे पहला राज्य कौन बना 1952 के अंदर? आपका आंध्र प्रदेश। क्या बना था भाई? आंध्र प्रदेश। तो यही थे कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको याद नहीं करने, नॉर्मली आपको समझ ही आ गया होगा। और मैं दोबारा एक बार रिपीट करा दूं, ये आ गया। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो हो चुका है दोस्तों, क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। अब अच्छे से रिपीट कर लेते हैं एक बार, समझो ध्यान से। 1960 के अंदर बॉम्बे से कौन टूटा भाई? गुड मॉर्निंग। जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र। 1963 में क्या बना? नागालैंड, असम से टूट के। और 1972 में मेघालय भी बना असम से टूट के। उसके बाद 1966 के अंदर आपका क्या बना? पंजाब किससे टूट? पंजाब था, पंजाब किस में टूटा? तो आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर आपका एंड वाला 2 जून 2014 के बना तेलंगाना। और 1952 में फर्स्ट राज्य बना था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट और एंड वाला याद रखना, बीच के भी कुछ याद रखने। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चैप्टर एकदम फिनिश हो गया और एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर हमने, डीपली गए और बहुत चीजें समझ आ गई है। और चैप्टर आपको लगभग याद हो गया होगा। हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करे, कुछ 2 मार्क्स के, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 4 या 5 मार्क्स का आपका। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रियासतों को मिलाने के लिए, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस करा। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों क्या कर लो, जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। इस पे आपको सारी चीजें मिला करेगी। और अपना ऑफलाइन सेंटर भी है, ठीक है, जे ब्लॉक जहांगीरपुरी 1188। जब मन करे ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।